दोस्तों हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में भारत के जो भी पर्वत श्रेणी है उसके हम लोग हिमालय वाले पर्वत श्रेणी को देखा था और उसके जस्ट भाग 2 में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणी, क्योंकि भारत की पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय की पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणी। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, जो आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा तो आपका स्टडी पर्वत श्रेणी को लेकर कंप्लीट हो जाएगा और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणी इस वीडियो में। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रेणी है उसका अगर आकार की बात की जाए तो ये अनियमित त्रिभुजाकार है। अनियमित त्रिभुजाकार का मतलब है कि वो ट्रायंगल के शेप में तो है, त्रिभुज के आकार में तो है, लेकिन उसका आकार कभी कभार आगे पीछे 19-20 हो जाता, परफेक्ट त्रिभुज की तरह नहीं है। और वैसे दोस्तों कोई भी भौगोलिक आकृति परफेक्ट होती ही नहीं है। और दोस्तों अगर हम लोग इसका विस्तार को देखा जाए तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला है, पूरब में राजमहल की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में काडरम की पहाड़ियां हैं। दोस्तों इस टाइप के पर्वतमालाओं में हम लोग सबसे पहला अध्ययन करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी का। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बता दूं कि ये एक अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अपशिष्ट पर्वत श्रेणी का मतलब क्या है कि ये पर्वत श्रेणी अब मृत हो चुका है और दिन पर दिन इसका क्षरण होते जा रहा है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और दोस्तों इसका अगर विस्तार देखा जाए तो पालनपुर, गुजरात और राजस्थान तक इसका विस्तार है। और दोस्तों अगर इसकी आयु देखी जाए तो इसका आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आयु है। दोस्तों अगर इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से हुआ है और इस पर्वत की सबसे ऊंची जो शिखर है उसका नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और दोस्तों इस पर माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग वाले अरावली पर्वत श्रेणी को जारगा पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। दोस्तों इस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियों की बात की जाए तो इससे 3 प्रमुख नदियां निकलती है, जिसका नाम क्या है, लूही, मानी और बनास नदी। और दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक ऐसा विभाजक रेखा है जहां से विंध्याचल श्रेणी अरावली श्रेणी से अलग होती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अरावली पर्वत श्रेणी को विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अलग कौन सा भाग करता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। दोस्तों अगर उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो ये पर्वत एक मोरदार पर्वत है। और दोस्तों अरावली पर्वत की पश्चिमी भाग में भारत का मरुस्थल है और ये क्षेत्र इतना सूखा रहता है कि वर्ष भर में इसमें बरसात 150 मिलीमीटर से कम ही होता है। और दोस्तों इस क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी है, लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, एक ही ऐसा नदी है जो अरावली पर्वत के पश्चिम भाग से निकलती है, रेगिस्तान से निकलती है, वो कौन सा है, लूनी नदी है। और ये कोई समुद्र नहीं मिलती, वो कच्छ के रण में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और ये एक परतदार चट्टान है। और दोस्तों अगर इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार भांडेर, कैमूर, जहां से मानक रेखा गुजरती है, पारसनाथ और राजमहल का पर्वत है। और दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी की प्रमुख विशेषता आप लोग सुन लीजिए, ये भारत के उत्तरी अपवाह तंत्र, मतलब उत्तर में जो भी जल का प्रवाह होता है और दक्षिण में जल का प्रवाह होता है, इसका एक विभाजक रेखा है। और दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी ही उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करता है, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बॉर्डर भी विंध्याचल पर्वत से बनता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। दोस्तों सतपुड़ा जो पर्वत है उसको पर्वतों की रानी भी कहते हैं। और दोस्तों इसका निर्माण ज्वालामुखी के चट्टानों से हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है और अमरकंटक में यह मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा बनता है। और दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में मुल्ताई की पहाड़ी है, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, इससे कई जी के बन जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में मुल्ताई पहाड़ी है और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, मुल्ताई की पहाड़ियां हैं। और दोस्तों अगर हम लोग इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों इसी पर्वत श्रेणी पर होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी नामक स्थान पर बहुत ही सुंदर दर्शनीय पर्यटन स्थल है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। और दोस्तों इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इस तरीके से माना जा सकता है कि
सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीचों बीच समानांतर फैली रहती है। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इसका सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और इसकी एक और खासियत बताना भूल गया, बता दे रहा हूं, एक ब्लॉक पर्वत है। और दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी जो है ना वो सतपुड़ा पर्वत के पूरब की ओर स्थित है। और दोस्तों इसके बाद आते हैं गर्जहाट की पहाड़ियां। दोस्तों गर्जहाट की पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित होने के कारण इसे उड़ीसा की पहाड़ियां भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1490 मीटर है। और दोस्तों ये रवेदार चट्टानों से बनी हुई है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी घाट की पहाड़ियां की। दोस्तों पूर्वी घाट की पहाड़ियां उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है और इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं। खास करके आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कोरोमंडल का जो तट होता है, जो तमिलनाडु का जो मैदानी भाग है उसको कोरोमंडल का तट कहते हैं। लेकिन इस पूर्वी घाट में तमिलनाडु के पास ही अच्छा खासा मैदान है, इसीलिए इसे संयुक्त रूप से भी कोरोमंडल तट कहा जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, एक प्राचीन मोरदार और अपशिष्ट पर्वत है। दोस्तों याद रखिएगा, अपशिष्ट पर्वत उन्हें कहते हैं जिनका अब निर्माण काल खत्म हो चुका है, जो अपने अब नष्ट होने की अवस्था में है, दिन पर दिन क्षय हो रहा है। और दोस्तों जो अपशिष्ट रहेगा वो प्राचीन रहेगा ही रहेगा, एकदम एक चीज को नोट कर लीजिए। दोस्तों हिमालय पर्वत हमारा अपशिष्ट नहीं है, वो नवीन है और उसका निर्माण काल चल रहा है, वो एक्चुअल में यंग पर्वत है। दोस्तों इस घाट में प्रमुख पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी पर्वत, जो बहुत ज्यादा काम का है। दोस्तों नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक से तमिलनाडु तक है और दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत है। और दोस्तों इस पहाड़ी में नीलगिरी पर्वत की अधिकता के कारण इसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। और इस पहाड़ी की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जो बिंदु है वो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दोस्तों इस पहाड़ी क्षेत्र मलकानगिरी एक ऐसा क्षेत्र है जो चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र का प्रमुख हिल स्टेशन ऊटी है, जिसे ऊट कमंड भी कहा जाता है। और ये तमिलनाडु का बॉलीवुड कहलाता है या दक्षिण भारत का बॉलीवुड कहलाता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, नीलगिरी पर्वत ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को पाल घाट दर्रे के द्वारा जोड़ता है। और वो पाल घाट पर बना प्रमुख मार्ग है, कोयम्बटूर से लेकर कोचीन तक प्रमुख मार्ग हो जाता है। दोस्तों अब बचता है इसका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, जो हम लोग इसका आखिरी पार्ट 3 में हम लोग इसको देखेंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इस तरीके से आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो सभी पार्ट में एक दूसरे का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके द्वारा आप लोग पर्वतों की बहुत ज्यादा कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।